नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज एक बार और हम आपको टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टॉपिक से है। बच्चों, ये जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रत्यावर्ती धारा के 1 शॉट का वीडियो जरूर देख लेंगे और उसके हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके उसके बाद बताए गए प्रत्यावर्ती धारा के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि बच्चों प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का वीडियो आप देख लेते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड अलग से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और हो सकता है कि उसी वीडियो में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए या उन क्वेश्चंस पे आधारित कोई प्रश्न पूछ दे। मतलब ऐसे प्रश्न हर एक साल आपको बोर्ड पेपर सेट में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इस क्रम में हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। क्या कह रहा है कि LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर 100 साइन 500t से प्रदर्शित परिपथ के लिए गणना कीजिए। क्या प्रतिबाधा निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है और धारा का शिखर मान निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता दें कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा का क्या फार्मूला है, शक्ति गुणांक का क्या फार्मूला है और धारा के शिखर मान का क्या फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि प्रतिबाधा का क्या फार्मूला होता है। तो बच्चों, LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है Z बराबर √R का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर। और शक्ति गुणांक जो होता है बच्चों वो होता है cos phi बराबर R बटे Z। क्लियर। धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो धारा का जो शिखर मान होगा I0। क्लियर। I0 इसकी वैल्यू तो कुछ अलग होती है लेकिन इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे I0 बराबर V0/R। ठीक है, I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। क्लियर। और V0 क्या है बच्चों, वोल्टेज का शिखर मान है। और R आपका क्या है, इस परिपथ का ओमीय प्रतिरोध। क्लियर। अब देखो, प्रतिबाधा यदि हमको निकालना है तो R तो हमें पता है, प्रश्न में R क्या दिया हुआ है, 40 ओम। XL को हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। XL को क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। और हमें क्या करना पड़ेगा, R की वैल्यू तो पता है, XL निकालना पड़ेगा और XC निकालना पड़ेगा। तो XL का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है ओमेगा L। L है आपका प्रेरकत्व, ओमेगा है आपका कोणीय आवृत्ति। क्लियर। और फिर निकालना पड़ेगा हमको XC, और XC का बच्चों फार्मूला होता है 1/ωc। क्लियर। जिन बच्चों को ये सब फार्मूले नहीं पता हैं वे लोग इन फार्मूलों को कहीं नोट कर लें। तो अब हम आपको बताते हैं इस LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, शक्ति गुणांक क्या है और धारा का शिखर मान क्या है। देखिए, तो ये बच्चों दिया हुआ है प्रेरकत्व, तो L बराबर दिया है 0.16 हेनरी और ये संधारित्र की जो धारिता है C बराबर दिया है 40 माइक्रोफैरड। तो बच्चों 40 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और R का जो मान दे रखा है ये दिया है 40 ओम। तो क्या क्या पता है बच्चों, प्रश्न में दिया है प्रेरकत्व L का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है और R का मान दे रखा है। एक और चीज दिया है, क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। क्या दिया है, V बराबर 100 साइन 500t। ठीक है, तो दे रखा है V बराबर 100 साइन 500t। तो हम क्या करेंगे, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर। तो बच्चों जब आप इससे तुलना करेंगे तो V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है और V0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 वोल्ट। क्या निकल के आ जाएगा, 100 वोल्ट। और बच्चों यहां देखो, ओमेगा से यदि आप तुलना कर रहे हो इधर साइन 500t और साइन ओमेगा t, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 500
रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों प्रतिबाधा। तो पहला नंबर पे आप लिखेंगे प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा जेड बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर? आर की वैल्यू यहां पता है 40 ओम, एक्सएल नहीं पता है। एक्सएल बच्चों होता है प्रेरणा प्रतिघात और एक्ससी होता है धारतीय प्रतिघात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सएल और एक्ससी का मान निकाल लेंगे। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि जो एक्सएल होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू है बच्चों क्या 500 और एल की वैल्यू है 0.16 हेनरी। अब आप ध्यान देना 500 में क्या है, 500 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 100 और 100 से यदि आप 0.16 में गुणा करोगे तो दशमलव क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 16 हो जाएगा। सिंपल है ना। 500 को आप लिखोगे 5 गुणे 100 और 100 से यदि आप 0.16 में गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा। तो 16 पच्चे बच्चों क्या हो जाएगा 80। ठीक है? और प्रेरण प्रतिघात जो होता है ना, यल परिपथ का एक प्रतिरोध होता है। प्रेरण प्रतिघात यल वाले परिपथ का एक प्रतिरोध होता है। ठीक है? और प्रतिरोध का बच्चों मात्रक होता है ओम। इसलिए प्रेरण प्रतिघात का भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। निकल गया? क्लियर? अब हम निकालेंगे एक्स सी। तो एक्स सी की जो वैल्यू होगी 1/ओमेगा सी होगा। क्लियर? अब आप ध्यान दो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू है 500 और बच्चों सी का वैल्यू है 40 गुणे 10⁻⁶। क्लियर? अब आप ध्यान दो तो एक्स सी बराबर 10⁻⁶ को आप ऊपर लेके चले जाओ तो 10⁻⁶ जो ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो 5 और 4 को एक पास लिख लो, 5 और 4। 500 में 2 शून्य है तो 10 पे 2 और 40 में 1 शून्य है तो 10 पे 1, मतलब बच्चों ये हो जाएगा 10 पे 3। क्लियर? अब आप ध्यान दो तो एक्स सी बराबर 10 पे 6 है ना, तो 10 पे 6 को आप लिख सकते हो 10 पे 3 गुणे 10 पे 3। तो नीचे हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 10 पे 3। तो 10 पे 3 से 10 पे 3 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अब आप ध्यान दो तो एक्स सी बराबर 1000 को आप लिख दो 100 गुणे 10 और नीचे लिख दो आप 5 गुणे 4। क्लियर? तो 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा और 4 एकम 4 और 4 बच्चे बच्चों क्या हो जाएगा 20। तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 50 ओम। क्या हो जाएगा 50 ओम। अब हम बड़े आराम से प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्रतिबाधा जो जेड हो जाएगा बच्चों आर का मान कितना है 40 ओम। तो यहां लिख दोगे आप 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ एक्सएल है, एक्सएल की वैल्यू क्या आई है कैलकुलेट होके 80। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्ससी की वैल्यू बच्चों आई है 50। तो ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान दो जेड को आप लिख सकते हो 40 का स्क्वायर करोगे बच्चों क्या होगा 1600 होगा। और आप देखो 80 में से 50 गया, 80 में से 50 जाएगा क्या होगा 30 होगा और 30 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो हो जाएगा 900। तो प्रतिबाधा आपका निकल के आ गया 1600 और 900 कितना होता है 2500। 2500 और 2500 का वर्गमूल क्या होगा 25 का वर्गमूल होगा 5 और 25 में बच्चों 2 शून्य है मतलब 100 है और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 मतलब 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 50। और प्रतिबाधा भी एक प्रकार का क्या है प्रतिरोध है, इसलिए प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या होगा ओम होगा। तो प्रतिबाधा निकल के आ गया Z बराबर 50 ओम। क्लियर? अब हमसे कह रहा है शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, देखिए शक्ति गुणांक, शक्ति
गुणांक, शक्ति गुणांक जो cos फाई होता है बच्चों, cos फाई बराबर होता है ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध R होता है और Z को बोलते हैं प्रतिबाधा। परिपथ का ओमीय प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर हो गया R बटे Z। R का मान है बच्चों, R का मान क्या है 40 है, 40 ओम, और Z बराबर निकला है हमारा 50, तो 0 से 0 कैंसिल। क्लियर, तो cos फाई का मान क्या आ गया बच्चों 4/5। क्लियर, तो शक्ति गुणांक निकल गया और प्रतिबाधा निकल गया। अब बच्चों तीसरे नंबर पे पूछ रहा है धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। इसका सिंपल फार्मूला, और धारा का जो शिखर मान होगा, चूंकि आपको पता है कि I बराबर क्या होता है V/R, ओम का नियम कहता है ना, तो यहाँ पे जब धारा का शिखर मान आप निकालोगे पूरे परिपथ के लिए LCR परिपथ, और LCR परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके डिटेल न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो आप देखोगे तो वहां पे आपको और जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसके 1 शॉर्ट वीडियो में हम हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके तब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं वहां पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे धारा का जब शिखर मान निकालोगे तो I0 बराबर होगा V0, R के जगह बच्चों क्या हो जाएगा Z, क्योंकि परिपथ क्या है LCR है, और LCR परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, तो V0 की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू है 100 वोल्ट, 100, और प्रतिबाधा बच्चों निकल के आ गया है 50, तो 50 दूना क्या होता है 100, इसलिए धारा का जो शिखर मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। क्लियर, तो बच्चों ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे, समझ में आया है ना। यदि बच्चों ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है या मैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम आपको बताते हैं इस टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से भी हर एक साल कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर सेट में जरूर पूछता है। ठीक है, क्या कह रहा है, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हम आपको थोड़ा श्रेणी क्रम के बारे में सबसे पहले बता दें। सपोज 3 संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र, ठीक है, और ये आपका हो गया दूसरा संधारित्र, और ये आपका हो गया बच्चों तीसरा संधारित्र। ठीक है, समझ लो ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। और कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। तो बच्चों जो संयोजन की कुल धारिता होगी वो होगी 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में यही होता है संयोजन की कुल धारिता। फिर कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट संभरण से जोड़ दिया जाए, संभरण मतलब वोल्टेज सप्लाई से यदि जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। अब हम आपको बता दें, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हर एक संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। तो बच्चों जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन पर जो आवेश होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि पहले संधारित्र पर आवेश Q है तो दूसरे पर भी Q होगा और तीसरे पे भी बच्चों क्या होगा Q होगा। क्वेश्चन कह रहा है दूसरे केस में कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो बच्चों पहले संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1। ऐसा क्यों, क्योंकि धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर होता है Q/V, और इस फार्मूले से हम V का मान निकाले हैं तो V बराबर आ गया Q/C। तो पहले संधारित्र पर जो विभवांतर होगा V1 बराबर Q/C1, दूसरे संधारित्र पर जो विभवांतर होगा Q/C2, और बच्चों तीसरे संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो होगा Q/C3। जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो लोग जरूर नोट कर लें, तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र, मतलब तीनों संधारित्र का जो मान है ना वो बराबर है, क्या दिया है 9 पिकोफैरड, मतलब C1 बराबर दिया है 9 पिकोफैरड,
पहले संधारित्र की धारिता, पिको फैरड को आप फैरड में बदलोगे तो बच्चों हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर -12 फैरड। क्लियर। और दूसरे संधारित्र की भी धारिता कितनी है, 9 पिको फैरड, तो ये भी हो जाएगा 10 पे -12 फैरड। और बच्चों तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है, 9 पिको फैरड, तो इसको भी फैरड में बदलोगे तो 9 गुणे 10 पे -12 फैरड हो जाएगा। कह रहा है तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसलिए 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 और 1/c3। क्लियर। तो 1/c बराबर, अब ध्यान देना c1 को 9 पिको फैरड ही मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में फैरड में चेंज कर देंगे, मीन्स ये हो गया 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड और 9 पिको फैरड। अब आप क्या करो, 9 को यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 1 + 1 + 1। क्लियर। अब देखिए तो ये हो जाएगा 1/c बराबर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/9, मतलब 3 × 3 3 त्रिका 9, तो 1/c बराबर हो जाएगा बच्चों 3, मतलब जो तुल्य धारिता आ गई, तुल्य धारिता निकल के आ गई c बराबर 3 पिको फैरड। ठीक है। और पिको फैरड को जब आप फैरड में बदलोगे तो 10 पे -12 से गुणा कर दोगे, तो c बराबर हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 10 पे -12 फैरड। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तुल्य धारिता तो निकल गई, ठीक है, लेकिन हर एक संधारित्र पर जो धारिता है वो समान है, कितना है, 9 माइक्रोफैरड है। क्लियर। और हमसे दूसरे केस में पूछ रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट संवरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े हुए होते हैं उन पर आवेश क्या होता है, समान होता है। ठीक है। और इन तीनों संधारित्र की जो तुल्य धारिता है वो C आ गई। और प्रश्न में क्या कह रहा है, सेकंड केस में ये कह रहा है कि इनको संयोजन को 120 वोल्ट संवरण से जोड़ दिया जाए, संयोजन को 120 वोल्ट संभरण से जोड़ने पर 120 वोल्ट जब संभरण से जोड़ोगे तो बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो बच्चों C बराबर फार्मूला होता है Q/V, तो आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर C × V। ठीक। तो तुल्य धारिता बच्चों निकली है 3 गुणे 10 पे -12 फैरड। ठीक। और वोल्टेज आपका है 1200। बात क्लियर। अब आप ध्यान देना, तो 12 का 3 में बच्चों गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 × 36 और 0 है 360 हो गया, 10 पे -12। अब आप क्या करो, दशमलव क्या है 360 के बाद है, 0.2 अंक इधर खिसका लो, तो जब बच्चों 0.2 अंक इधर आएगा, जब 2 डिजिट दशमलव इधर खिसकता है तो जितना डिजिट खिसकेगा उतना 10 पे क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे, तो 2 डिजिट खिसका है तो +2 लगा दो, तो ये हो गया 10 पे -12। तो Q बराबर हो जाएगा बच्चों 3.6, बेस से में पावर ऐड, तो 2 में -12 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 10 पे -10 कूलम। तो बच्चों इसमें 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। और जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पर जो आवेश का मात्रा होता है वो समान होता है। ठीक है। तीनों संधारित्र पर जो आवेश है वो क्या है, 3.6 × 10 कूलम। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है। तो बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक
संधारित्र पर विभवांतर के लिए। ठीक, तो पहले आप लिखना पहले संधारित्र पर, पहले संधारित्र पर। अभी हम आपको क्या बताए थे, पहले संधारित्र पर जो विभवांतर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा V1 बराबर Q/C1। ठीक है, तो बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश हमारा निकल के आया है वो है आपका 3.6 गुणे 10 3.6 गुणे 10 और पहले वाले संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, 9 पिकोफैरड है। 9 पिकोफैरड को आप फैरड में बदलोगे तो 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, 12। तो अब आप देखो V1 बराबर 9 चौक का क्या होगा 36, 0.4, 10 पे -10 नीचे जाएगा ऊपर तो क्या होगा 10 पे +2 हो जाएगा। तो V1 बराबर हो गया 0.4, बेस सेम पावर ऐड, तो पावर जब ऐड करोगे तो 12 में से 10 गया बच्चों, क्या हो जाएगा 10 पे +2, तो V1 बराबर 10 पे +2 क्या हो गया 100 हो गया। और 100 का गुणा 0.4 में होगा तो क्या होगा, 100 में क्या है 2 10 आएगा ना, तो एक 10 से 0.4 में गुणा करोगे 10 हट जाएगा, और एक 10 का जब 4 में गुणा करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों तीनों संधारित्र के क्या है, धारिता समान है ना, तीनों संधारित्र की धारिता तो प्रश्न में क्या दे रखा है, समान है। तो इसलिए V2 जो होगा दूसरा संधारित्र पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा Q/C2। Q का मान भी यही है और C2 का मान भी C1 के बराबर है, तो इसलिए ये भी कैलकुलेट होके क्या आएगा 40 वोल्ट आएगा। और तीसरे संधारित्र का जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो ये होगा Q/C3। Q का मान बच्चों क्या है 3.6 गुणे 10 - 10 और C3 का भी मान क्या है C1 और C2 के क्या है बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि तीनों संधारित्र की धारिता क्या है 9 पिकोफैरड है। ठीक है, तो इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 40 वोल्ट। क्लियर, तो अब हम आपको बताते हैं इस टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से है। किस चैप्टर से, परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से। क्या कह रहा है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, क्या है 0.52 एंगस्ट्रॉम हो तब पांचवें कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की जो 9वीं कक्षा की त्रिज्या की फार्मूला है, चूंकि 9वीं कक्षा की त्रिज्या जो होती है उसका फार्मूला होता है Rn बराबर n² गुणे R1। n क्या है, ऊर्जा स्तर है, मीन्स पहली कक्षा यदि बोलते हैं तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा में n बराबर 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा में n बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो R1 क्या है बच्चों, पहली कक्षा की त्रिज्या है, और क्वेश्चन में पहली कक्षा की जो त्रिज्या दे रखा है 0.52 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, और पांचवें कक्षा की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आया, तो इसलिए n बराबर 5, मतलब पांचवी कक्षा की त्रिज्या, पांचवी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, क्लियर, तो पांचवें कक्षा की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगा R5 बराबर, यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू है बच्चों 52 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहले कक्षा की त्रिज्या कितना है 0.52 एंगस्ट्रॉम। अब आप ध्यान दो, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25, और 0 हो गया 52 एंगस्ट्रॉम, और 25 का बच्चों 0.52 एंगस्ट्रॉम में यदि आप गुणा करते हो तो आएगा 13.00 एंगस्ट्रॉम। तो पांचवें कक्षा की त्रिज्या निकल गई क्या 13 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से हैं। क्या है प्रश्न, कह रहा है कि बोहर मॉडल का उपयोग करते हुए किसी हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में
n बराबर 1, 2 तथा 3। n क्या है बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या है या ऊर्जा स्तरों की संख्या है या क्रम संख्या है। कह रहा है n बराबर 1, 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों nवीं ऊर्जा स्तर में जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की चाल का फार्मूला है वो है Vn बराबर होता है V1 बटे n। V1 बटे बच्चों क्या होता है? n। ठीक, तो यदि आपको पहले कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो n के जगह आप 1 रखोगे, और दूसरी कक्षा की त्रिज्या बच्चों यदि निकालनी है तो n के जगह 2 रखोगे, और तीसरी कक्षा की यदि त्रिज्या निकालनी है तो n के जगह बच्चों क्या रखोगे? 3 रखोगे। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो होता है V1 बराबर 2.1 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को आप याद रखना। क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 2.1 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर? इस वेग को आप याद रखिएगा, और यदि आपसे पूछे कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और n के जगह 2 रख देंगे। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बोहर मॉडल का उपयोग करते हुए किसी हाइड्रोजन परमाणु के 1, 2 तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि nवीं कक्षा के लिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होता है? Vn बराबर होता है V1 बटे n, और V1 का जो मान होता है वो आपका होता है 2.1 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो प्रथम स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो चाल निकालोगे, प्रथम स्तर में इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक, तो प्रथम स्तर में इलेक्ट्रॉन की चाल निकालने के लिए n बराबर 1 रखना पड़ेगा। ठीक, तो n बराबर 1 जब रखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों V1। अब V1 का जो मान ऑलरेडी पता रहता है, ये 2.1 गुणे क्या है 10⁻⁶, और n का मान हो जाएगा 1, और इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2.1 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? फिर कह रहा है कि n बराबर 2, मतलब दूसरे स्तर में n बराबर 2 मतलब द्वितीय स्तर में इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक, तो द्वितीय स्तर में बच्चों इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी V2 बराबर V1 बटे n। तो V1 की वैल्यू कितनी है? 2.1 गुणे 10⁻⁶ बटे n बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो बच्चे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा 1.05 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? फिर कह रहा है तीसरे स्तर के लिए भी निकालना है, तो बच्चों n बराबर 3 स्तर पर इलेक्ट्रॉन की चाल। तो बच्चों तीसरे स्तर पे हो जाएगा V3 बराबर V1 बटे n की जगह क्या लिख देंगे? 3। तो V1 का मान है 2.1 गुणे 10⁻⁶ बटे क्या हो जाएगा? 3। 3 सत्य बच्चों क्या हो जाएगा? 21, मतलब 0.7 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर? तो हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 1, 2 तथा 3 स्तरों में इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना हो गई। ठीक है, समझ में आया ना? तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन कहां से है? प्रिज्म वाले चैप्टर से है। यदि आप प्रिज्म वाले चैप्टर के 1 शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लें, और उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप क्लियर कर लें, और इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्लियर?
क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी रंग के प्रकाश की चाल जल में अधिक होती है, मतलब किस रंग के प्रकाश की चाल जल में अधिक होती है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बच्चों हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, मजा आ गया।